हेलो स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और इन्हीं लेक्चर्स की सीरीज में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था हाइपोलिपिडेमिक ड्रग, यानी कि लिपिड लोअरिंग ड्रग, लिपिड के लेवल को कम करने वाली ड्रग। तो इसे जानने के लिए मैंने आपको बोला था कि पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी बॉडी में लिपिड ट्रांसपोर्ट होता कैसे है, क्योंकि कुछ ना कुछ दिक्कत उसी ट्रांसपोर्ट में आई है। हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा है। तो पहले ट्रांसपोर्ट हमने डिस्कस किया कि नॉर्मली हमारी बॉडी में किस तरीके से इंटेस्टाइन में ड्यूोडेनम जेजुनम से कोलेस्ट्रॉल जो भी हमारा लिपिड है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड में जाता है, फिर ब्लड से कहाँ जाता है, हमारे लीवर में जाता है, लीवर से फिर फर्दर और ज्यादा लिपोप्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। ये भी हमने देखा था कि जितना भी लिपिड होता है हमेशा लिपोप्रोटीन के फॉर्म में हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है ना। तो नॉर्मल लिपिड ट्रांसपोर्ट हम देख चुके हैं, यानी कि अब उसी ट्रांसपोर्ट पे ही हमें काम करना पड़ेगा। अगर हमें चाहिए सपोज किसी इंसान कि ब्लड में, उसकी बॉडी में आपका क्या है, लिपिड प्रोफाइल बिगड़ चुका है, यानी कि जो आपके लिपोप्रोटीन जिनको कम होना चाहिए वो ज्यादा है, यानी कि एलडीएल को कम होना चाहिए वो बढ़ चुका है, और एचडीएल जहां ज्यादा होना चाहिए वो कम हो चुका है। तो ये जो डिसबैलेंस क्रिएट हुआ है उसे हमें ठीक करना है, तो ऑब्वियसली हमें लिपिड ट्रांसपोर्ट पे ही काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने पहले लिपिड ट्रांसपोर्ट देखा था। अगर आपने फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको लिपिड ट्रांसपोर्ट डिटेल में कराया हुआ है, तो पहले आप वो देखेंगे और उसके बाद हम आज के लेक्चर पे आएंगे। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ड्रग्स हैं, ठीक है। हमें पता लग चुका है कि लिपिड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अगर सपोज मेरे सामने एक बंदा है जिसकी लिपिड प्रोफाइल बिगड़ी हुई है, ठीक है, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल है, तो ऑब्वियसली मेरे पास मल्टीपल स्टेप है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के, क्योंकि मैं जानती हूँ कि लिपिड ट्रांसपोर्ट होता कैसे है, और ट्रांसपोर्ट को अगर मैं रोक दूं तो क्या होगा, लेवल खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है लिपिड ट्रांसपोर्ट का पता होना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द ड्रग। कौन सी ड्रग? हाइपोलिपिडेमिक ड्रग, वो ड्रग जो लिपिड के लेवल को कम करती है हमारी बॉडी में। ओके, सो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? देखो अभी हम केवल, अब मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, ठीक है। हमने क्या देखा था कि जब भी हम, देखो जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, अगर मैं लिपिड्स में भी केवल कोलेस्ट्रॉल की बात करती हूँ, हालांकि और भी ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड को भी आप इंक्लूड कर लीजिए, ये जो लिपिड होते हैं हमारा, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल, क्या होता है आपका एक्सोजेनस, यानी कि आप फूड से भी लेते हैं, आपकी डाइट में भी प्रेजेंट होता है, और आपका लीवर भी बनाता है, ठीक है। दोनों सोर्स हैं इसके, एक्सोजेनस जो आप बाहर से ले रहे हैं, एंडोजेनस जो आपकी बॉडी में फॉर्म हो रहा है। ओके, सो दोनों को कम करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं डाइट की बात करती हूँ, ठीक है। अगर डाइट में सपोज अगर आपने किसी ने लिपिड लिया हुआ है, तो हम डाइट से उस लिपिड को आपके बॉडी में आने से कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, देखो जो डाइट में प्रेजेंट जितने भी हमारे लिपिड होते हैं, चाहे फॉस्फोलिपिड हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ट्राइग्लिसराइड हो, ये क्या करते हैं, आपके एक स्पेशल टाइप के ट्रांसपोर्टर को यूज करते हैं, और उसी ट्रांसपोर्टर में क्या बनती है आपकी, इन सब के मिलने से क्या मिलती है आपकी, लिपोप्रोटीन बनती है, जिसको हमने क्या बोला था, काइलोमाइक्रोन, याद है, ठीक है। यही वो ट्रांसपोर्टर था ना। ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है आपका, एनपीसी 1L1 प्रोटीन, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, एनपीसी, मैंने बताया था नीमेनपिक C1 लाइक 1 प्रोटीन, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है बेसिकली। तो यही प्रोटीन है जिसकी वजह से जितना भी हमने खाने में लिपिड लिया था वो एब्जॉर्ब होके, असेंबल होके इन द फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन, जिसको हम काइलोमाइक्रोन बोलते हैं, कहाँ आता है, हमारे ब्लड में आता है। यही था, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हुआ था, सबकी असेंबलिंग हुई थी इसी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के अंदर, और फिर जाके हमारे ब्लड सर्कुलेशन में क्या आ गया था, काइलोमाइक्रोन। ये मैं बता चुकी हूँ आपको डिटेल में। सो आपको क्या लगता है, अगर मुझे डाइट के थ्रू मैं चाह रही हूँ कि डाइट में जो भी लिपिड है उसका एब्जॉर्प्शन ना हो, तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? क्या लगता है ड्रग टारगेट क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली अगर आप इस प्रोटीन को, यानी कि इस ट्रांसपोर्टर को अगर तुम ब्लॉक करवा दो, तो आपको क्या लग रहा है कि ये काइलोमाइक्रोन बनेगा? क्योंकि ये काइलोमाइक्रोन कहाँ बना, ये तो बना इस ट्रांसपोर्टर के अंदर। अब जब ये ट्रांसपोर्टर ही नहीं रहा, तो कैसे ये जो खाया, जो भी आपने फूड में, जो भी आपका डाइट में लिपिड था, वो कैसे आपके ब्लड में एंटर करेगा, है ना। तो पहला काम जो हम कर सकते हैं, जो मेडिसिन हम यूज करते हैं, वो कैसी मेडिसिन है, जो हमारे लिपिड के एब्जॉर्प्शन को, इंटेस्टाइन में हमें पता है जो ड्यूोडेनम है और जेजुनम है, उस पार्ट से हमारा क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन होता है। सो
उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, मेडिसिन देते हैं। और वो मेडिसिन किस पे काम करती है, इस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन पे। तो मेरी फर्स्ट जो आपकी क्लास ऑफ मेडिसिन हम यहाँ पे देख रहे हैं वो कौन सी है, देखो सबसे पहली जो मेडिसिन यहाँ पे आएगी, वन बाय वन हम सारी डिस्कस करने वाले हैं, वो कौन सी होगी। एग्जाम्पल लिख देती हूं मैं, इजिटिमाइब, ठीक है। इजिटिमाइब आपकी मेडिसिन का नाम है जो क्या करती है, NPC1L1 लाइक प्रोटीन जो हमारी है इसे क्या करती है, आपकी ब्लॉक करती है और इनहिबिट करती है, वी कैन से। सो क्या होगा आपका, जब ये प्रोटीन नहीं रही तो इसका मतलब अगर खाने में कोई भी लिपिड लिया है तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। तो डाइट से तो आपने डील कर लिया, ठीक। पहला तरीका आपने देख लिया कि कैसे हम कोलेस्ट्रॉल यानी कि लिपिड के एब्जॉर्प्शन को कैसे रोक सकते हैं। तो उसके लिए जो ड्रग यूज हो रही है वो कौन सी है, हमारी इजिटिमाइब है, ठीक है। तो इसका टारगेट आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका फ्रॉम कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। सो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ओके, ये यहां तक हो गया। अब क्या हुआ था, देखो सपोज हमें पता था ये तो डाइट वाली बात थी, ठीक है, डाइट के थ्रू जो हुआ था। अब हमें दूसरा पता है कहाँ बनता है कोलेस्ट्रॉल, हमारे लीवर में भी बनता है ना, लीवर में कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन होती है ना। तो चलिए लीवर में आते हैं। ये मैंने आपको बताया था, ये हमारा लीवर वाला एरिया है, ठीक है। मैं वन बाय वन मैं साइड से क्लियर करते जाऊंगी जो जो हमने कर लिया है कवर, बिकॉज हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी और मैं चाह रही हूँ कि यहीं पे हम सारा कवर करें, ओके। सो देखो हमें पता है कि ये अगर लीवर है, लीवर की सेल मान लीजिए हेपेटोसाइट है, तो यहाँ पे भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बनता है, ठीक है। अब इस कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है मैंने आपको बताया था, वैसे मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है जो मैं आपको बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी कि कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन कैसा होता है। बट फिलहाल जो जितने पार्ट से हमें मतलब है मैंने उतना ही आपको बताया था। क्या बताया था मैंने कि हमारा जो HMG कोएंजाइम ए है, ठीक है, लीवर में प्रेजेंट HMG कोएंजाइम ए किस में कन्वर्ट होता है, मेवलोनिक एसिड में, है ना। कौन सा एंजाइम काम करता है इस कन्वर्जन के लिए, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज, है ना। मेवलोनिक एसिड बना और मेवलोनिक एसिड से क्या बनता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बनता है। हालांकि बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, आपके स्क्वालिन फॉर्मेशन होती है, बहुत सारी चीजें होती है, बट वहां पे हम नहीं जा रहे। डायरेक्ट हमने दिखा दिया कि भाई एक बार अगर मेवलोनिक एसिड बन गया तो फिर आपका कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज होगा, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए, अगर आप चाह रहे हो कि लीवर में कोलेस्ट्रॉल ना बने तो आपको क्या टारगेट दिख रहा है, यहाँ पे हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि अगर हम HMG कोएंजाइम ए से मेवलोनिक एसिड बनने से रोक दें, जो कि हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप होता है आपका कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में, ध्यान रखिएगा। अगर आप इस स्टेप को रोक देंगे ना, इस कन्वर्जन को रोक देंगे, तो कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन खुद ब खुद क्या हो जाएगी, आपकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। सो सेकेंड टारगेट हमारा क्या रहेगा, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज। तो जो ड्रग हमारी इस एंजाइम पे काम करेंगी, यानी कि ये क्या करेंगी, कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो सीधे क्या करती है, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज को इनहिबिट करती हैं। और ये सबसे पॉपुलर ड्रग हैं आपकी, जिनको हम बोलते हैं स्टैटिन्स, ओके। स्टैटिन्स हमारी वो ड्रग हैं जो क्या करती है समझ में आ गया, कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं इन द लीवर बाय इनहिबिटिंग HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ HMG कोएंजाइम ए इनटू मेवलोनिक एसिड। और आपको पता है मेवलोनिक एसिड इज अल्टीमेटली रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ओके। सो ये आपका क्या है, आपने इस एंजाइम को रोक लिया, ठीक है, ब्लॉक कर दिया, इसको काम करने से रोक लिया। तो कौन सी ड्रग आती है इस कैटेगरी में, मैंने आपको बताया स्टैटिन्स, ठीक है। स्टैटिन्स में आपके पास जो ड्रग है वो मैं मेंशन, ये स्टैटिन्स पूरी कैटेगरी का नाम है। देखो इसमें कौन कौन सी आती है, लोवास्टैटिन, कुछ मैं बता देती हूँ, है ना, एटोरवास्टैटिन, सबके पीछे स्टैटिन आएगा, ठीक है, सिम्वास्टैटिन, इसी तरीके से और भी मेडिसिन है जो इस कैटेगरी में आती है। सो ये स्टैटिन क्या मैकेनिज्म क्या है समझ में आ गया है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें। तो ये है आपकी सेकेंड क्लास ऑफ ड्रग जो हमारी क्या है, स्टैटिन है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं, ठीक है। क्या हुआ, देखो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कम हो गई, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लीवर में बनना कम हो गया। मैंने एक बात आपको बहुत अच्छे से बोली थी कि देखो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, क्या क्या करता है, जो लीवर में कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, जो भी स्टोर्ड कोलेस्ट्रॉल है वो क्या करता है, एक तो बाइल फॉर्मेशन का काम करता है, जो बाइल एसिड फॉर्म होता है वो इस कोलेस्ट्रॉल से ही होता है। दूसरा मैंने आपको क्या बोला था कि यही कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, आपका VLDL बनाता है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन,
ठीक है, जो कि ब्लड में चला जाता है। ऑब्वियसली इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल तो होगा, साथ में ट्राइग्लिसराइड भी होते हैं, ये भी हमें पता है। तो ये जो VLDL, आप जानते हो कि ये VLDL ही था जिसकी वजह से दूसरे लिपोप्रोटीन बन रहे थे, चाहे इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो, चाहे LDL हो, है ना। तो फाइनली हम क्या कह रहे थे कि जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल से VLDL बनता है और VLDL से ही LDL बनता है, जिसको हम बैड लिपोप्रोटीन बोलते हैं। क्लियर था? मैंने आपको क्या बोला था कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आपके लीवर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाए तो होगा क्या, अब ये लीवर ट्राई करेगा कि कोलेस्ट्रॉल ब्लड से ले, ठीक है। और ब्लड से कैसे लेता है, देखो मैंने बताया था कि लीवर की जो सेल्स हैं हेपेटोसाइट, इनके सरफेस में क्या होते हैं, LDL के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। और जैसे ही अगर पता चलेगा, इस सेल को पता लगा कि भाई हाँ कोलेस्ट्रॉल कम है, तो फटाफट ये ब्लड में जो घूम रहा है ना LDL, इसका क्या कर देता है, अपटेक कर देता है। यही बताया था। तो इससे क्या एडवांटेज हुआ, क्या समझ में आया आपको? पहली बात, जो ये स्टैटिन्स थी, इन्होंने कोलेस्ट्रॉल को बनने नहीं दिया, तो लीवर में तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो गया, लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए कि ब्लड में कम हो। तो देखो फिर क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल लीवर में कम होने की वजह से क्या हुआ, फटाफट से जो लीवर सेल्स में प्रेजेंट LDL रिसेप्टर्स थे, ये अपरेगुलेट हो गए, नंबर्स इनके बढ़ गए रिसेप्टर के, और ज्यादा से ज्यादा LDL का अपटेक कर लिया गया इन दी लीवर, ठीक है। तो ब्लड में LDL का लेवल क्या हुआ, कम हो गया ना, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल कम हो गया। तो ये फायदेमंद बात है या नहीं है? LDL तो बहुत बैड कोलेस्ट्रॉल इसी को तो बोलते हैं, इसकी वजह से तो इतनी दिक्कत आती है। जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन है आपका, किसकी वजह से हो रहा था, LDL के डिपोजिशन की वजह से ही तो हो रहा था। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन में बताया था ना मैंने आपको, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, इसने अल्टीमेटली क्या किया, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को कम करके ब्लड में जो LDL था उसके अपटेक को क्या करा, बढ़ा दिया। ये जो रिसेप्टर्स थे अपरेगुलेट हो गए, पहले कम होंगे, लेकिन जैसे ही सेल को पता लगा कि भाई कोलेस्ट्रॉल अंदर कम है, तो नंबर ऑफ रिसेप्टर्स सरफेस पे बढ़ गए और ज्यादा से ज्यादा LDL का अपटेक हुआ, और सारा LDL कहाँ आ गया, आपके लीवर के अंदर आ गया। और वहां पे फिर आपको पता है, लीवर में जब आपका लिपोप्रोटीन आता है तो उसके बाद ये क्या हो जाता है, आपका डिफ्रेगमेंट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल अलग, ट्राइग्लिसराइड अलग, फॉस्फोलिपिड अलग। तो फाइनली हमारे जो लीवर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बरकरार रहेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को देखो बाइल एसिड बनाना है, ठीक है। हम ऐसा नहीं बोल सकते, या हमारी बॉडी इस तरीके से नहीं वर्क करती कि भाई कोलेस्ट्रॉल नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की जरूरत हमें है, क्योंकि बाइल एसिड नहीं बनेगा। आप जानते हो बाइल कितना इंपॉर्टेंट है फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए, इमल्सिफिकेशन के लिए। समझ में आ गया? तो सीक्वेंस समझ में आया ना। स्टैटिन HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज को इनहिबिट करेगा सो दैट कोलेस्ट्रॉल का बायोसिंथेसिस कम से कम हो। जैसे ही सेल को पता चला कि कोलेस्ट्रॉल कम है, तो फटाफट से LDL के रिसेप्टर अपरेगुलेट हुए और ज्यादा से ज्यादा LDL का अपटेक हो गया इन द लीवर सेल, सो दैट जो ब्लड सर्कुलेशन में जो हमारा ये बैड लिपोप्रोटीन LDL था उसका लेवल कम हो जाए। क्लियर हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इतने में। तो ये था आपका स्टार्टिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है इस क्लास की, ठीक है। इसके बाद हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर कोई इंसान स्टार्टिन ले रहा है ना, तो इसके साथ कुछ दिक्कत भी होती है आपकी, जैसे कि इसकी वजह से हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, मायोपैथी हो सकती है, मसल्स में वीकनेस आ सकती है। तो ये कुछ एडवर्स रिएक्शन है जो आपको पता होने चाहिए कि स्टार्टिन को लेने की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और आप जानते हो, देखो स्टार्टिन आप दे रहे हो तो इसकी वजह से आपको क्या होगा, थ्रोम्बस फॉर्मेशन भी इनहिबिट होगा। तो मायोकार्डियल इंफ्राक्शन में अगर आप लिपिड, मैंने वहां पे आपको बताया था कि उसके ट्रीटमेंट में हम लिपिड लोवरिंग ड्रग देते हैं, और वो भी कौन सी बोली थी मैंने, स्टैटिन। इसीलिए बोली थी क्योंकि स्टैटिन क्या कर रहा है, देखो अल्टीमेटली LDL के लेवल को कम कर रहा है, और ये LDL ही है जो मायोकार्डियल इंफ्राक्शन का मेन कल्प्रिट है, ठीक है। इसी की वजह से मायोकार्डियल इंफ्राक्शन का प्रोग्रेशन हुआ था, या फिर बोल सकते हो आप स्टार्टिंग हुई थी। ओके, सो यहां तक हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, चलिए। स्टार्टिंग हो गया, चलिए ये हुआ। अब देखो, अब हमने क्या देखा था, लीवर पे काम करके हमने देखा एक और चीज हम कर सकते हैं। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, अभी तो हमने इस कोलेस्ट्रॉल को बनने से रोका था, ठीक है। अब देखो हमें क्या पता है कि यही वो कोलेस्ट्रॉल है जो क्या करता है, आपका बाइल फॉर्मेशन करता है ना। कोलेस्ट्रॉल बाइल फॉर्मेशन करता है, और वो बाइल कहाँ जाता है, हमारे इंटेस्टाइन में। यही तो पढ़ा है, लीवर में बाइल बनता है ना,
और स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में, और फिर वहां से कहाँ जाता है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। इतना सबको पता है, ठीक है। तो अब ये देखो आप, अब यहाँ पे आता है आपका डाइवर्ट करने वाली बात आती है। देखो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल के दो फंक्शन है। देखो कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है, एक तो है बाइल को बनाना, ठीक हो गया, और दूसरा फंक्शन आपको दिख रहा है सीधे सीधे क्या करता है? VLDL बनाता है, यानी कि लिपोप्रोटीन बनाता है, जो कि हमारे ब्लड में जाती है, जो अल्टीमेट प्रिकर्सर है फॉर सिंथेसिस ऑफ LDL, जो बैड लिपोप्रोटीन बनाने का प्रिकर्सर है, ठीक हो गया। तो दो काम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, किसके? इस कोलेस्ट्रॉल के। आप क्या करते हैं, देखो हम लोग यहाँ पे जो है बहुत स्मार्ट वर्क होता है। क्या वर्क होता है ये मैं आपको बताती हूँ। हम क्या कहते हैं कि हम किसी भी तरीके से कोलेस्ट्रॉल के एक फंक्शन को बढ़ा देते हैं, ठीक हो गया। क्योंकि देखो कोलेस्ट्रॉल क्या है, अपनी जरूरत के हिसाब से चलेगा ना, उसका काम बाइल बनाने का भी है, उसका काम VLDL बनाने का भी है, लेकिन प्रायोरिटी क्या है? बाइल फॉर्मेशन, ठीक है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि अगर बाइल फॉर्मेशन बनाने के लिए दोनों में से एक को बनाने की बारी आए, या फिर एक चीज आपकी बनानी ज्यादा जरूरी हो जाए, तो हमेशा ध्यान रखना कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा? बाइल बनाएगा, ठीक हो गया। ये VLDL वगैरह बाद में बनता है, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, देखो नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग हमारी जो है वो कैसे वर्क करती है मैं आपको बता देती हूं। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, ये हमारी थर्ड क्लास ऑफ ड्रग है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट। ओके, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट क्या करते हैं, देखो जैसे ही ये सिक्वेस्ट्रेंट आप लेते हो, ओरली लोगे सपोज, ठीक है, आपकी इंटेस्टाइन में जाएंगे, ठीक। आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल ने बाइल एसिड बनाया होगा जो हमारी इंटेस्टाइन में रिलीज हो रहा होगा, ठीक है। तो होगा क्या, देखो ये बाइल जो है हमारी यहाँ से कोलेस्ट्रॉल से बना लीवर में और हमारे इंटेस्टाइन में है, ठीक है, फैट को इमल्सिफाई करेगा यहाँ पे। अब हुआ क्या, आपने बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट जो दिए हैं ना, ये फटाफट से जाएंगे हमारे इंटेस्टाइन में और बाइल एसिड के साथ कंबाइन हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? बाइल एसिड के साथ कंबाइन होके क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, और बाइल एसिड सीधे कहाँ चला जाता है, हमारे फीसेस में एक्सक्रीट हो जाता है। देखो यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ, ये हमारा इंटेस्टाइन है, थोड़ा सा इसे ब्रॉड कर लेते हैं सो दैट प्रोसेस आपको समझ में आ जाए। ये हमारी इंटेस्टाइन है, ओके। देखो लीवर ने कोलेस्ट्रॉल से बाइल बनाया, ये बाइल कहाँ आया, हमारी इंटेस्टाइन में आया, ठीक हो गया। ये वेट कर रहा है कि भाई जो फैट आएगा, फैट को इमल्सिफाई करेगा, आपने खाने में जो भी फैटी लिया होगा फूड, उसे इमल्सिफाई करेगा, ठीक है, उसे मेटाबोलाइज करने का काम करेगा। हुआ क्या, आपने उसी टाइम पे कौन सी मेडिसिन ली है, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, BAS में इसे लिख रही हूँ। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट जल्दी से हमारे इंटेस्टाइन में आते हैं और इस बाइल के साथ कंबाइन होके क्या बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देते हैं। अब जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, बाइल और बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स अब क्या करेगा, अब बाइल अपना असर नहीं दिखा सकता। एक बार अगर बाइल का कॉम्प्लेक्सेशन हो गया तो फैट, अगर ये इंसान जिसकी ये इंटेस्टाइन है, अगर ये फैट कंज्यूम कर रहा है तो वो बाइल आपका अवेलेबल नहीं रहेगा फॉर इमल्सिफिकेशन। समझ में आ रहा है? एक बार अगर बाइल का कॉम्प्लेक्स बन गया तो सीधे सीधे ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, एक्सक्रीट हो जाएगा इन फीसेस, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम एनस से होता हुआ बाहर, ठीक है। अब देखो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल बाइल फॉर्म कर रहा है, लेकिन आप जो दवाई ले रहे हो बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, ये उस बाइल के साथ कॉम्प्लेक्स बना के उसे एक्सक्रीट करवा दे रही है। तो अब क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल की जिम्मेदारी क्या बनेगी कि वो और बाइल बनाए, क्योंकि उसे मैसेज क्या आ रहे होंगे इंटेस्टाइन से कि भाई फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं हो रहा है, बाइल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, जो कोलेस्ट्रॉल का ध्यान ज्यादा से ज्यादा किस में रहेगा, बाइल फॉर्मेशन में रहेगा। तो आप खुद सोचिए, अभी तक तो क्या था, जब तक आप बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट नहीं ले रहे थे तो दोनों फंक्शंस इक्वली हो रहे थे, बाइल भी बन रहा था, एट द सेम टाइम VLDL भी बन रहा था। लेकिन अब सिचुएशन क्या आई कि बाइल का एक्सक्रीशन होने की वजह से अब बाइल फॉर्मेशन आपका क्या होगा, जो कोलेस्ट्रॉल है वो बाइल फॉर्मेशन की तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बाइल बनाने में इन्वॉल्व हो जाएगा।
जाएगा और जो ये VLDL सिंथेसिस हो रही है ये क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। इस चीज को समझे कि बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट कैसे काम करते हैं। बाइल को एक्सक्रीट करा देते हैं बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से बाइल बाहर निकल गया। अब जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है ये पहले फंक्शन को ज्यादा परफॉर्म करेगा, यानी कि बाइल बनाने में इसका ध्यान ज्यादा रहेगा। तो जो कॉन्सेंट्रेशन है यानी कि VLDL का लेवल है वो ब्लड में खुद ब खुद कम हो जाएगा, क्योंकि एक फंक्शन अगर अफेक्ट हो रहा है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट की वजह से तो दूसरा फंक्शन भी तो अफेक्ट होगा ना, क्योंकि दोनों का सिंथेसिस कौन करता है, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो एक जगह से आप उसके एक फंक्शन को आप खराब करने की कोशिश कर रहे हो तो दूसरी जगह फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये है इसका मैकेनिज्म बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट का। तो एग्जांपल देख लीजिए इसमें कौन सी आती है ड्रग। पहली ड्रग है आपकी कोलेस्टिपॉल, दूसरी है आपकी कोलेस्टाइरामीन। ठीक है, कोलेस्टिपॉल एंड कोलेस्टाइरामीन ये हमारी ड्रग हैं जो कि बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट की तरह यूज होती है। इनका काम क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ओके, मैकेनिज्म आपको समझा चुकी हूँ। और हमेशा ध्यान रखना कि जो बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट की कैटेगरी की जो ड्रग है इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इन्हें लेने के बाद, क्योंकि ये डायरेक्टली इंटेस्टाइन में ही अपना असर दिखा रही है, ब्लड में इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो इंटेस्टाइन में ये क्या करती है, पूरे GI ट्रैक्ट में इरिटेशन हो सकती है इनकी वजह से। ठीक है, ब्लॉटिंग हो सकती है। ठीक है, डिस्पेप्सिया आपको फील हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो इन्हें लेने की वजह से होंगे। ठीक है, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट अगर आप ले रहे हो तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन इफेक्ट है इसके। ठीक है, किसके, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट के। ना चलिए, बाइल फॉर्मेशन पे भी काम करके देख लिया। अब बारी आती है, देखो अब आ जाइए यहाँ पे। ठीक है, अब हमने सारा करके देख लिया। अब हमें क्या पता है कि कोलेस्ट्रॉल से क्या बनता है, VLDL बनता है। ठीक है, इसे तो आप रोक नहीं सकते, बताया मैंने किस तरीके से रोक सकते थे, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट देके इसके आपके लेवल को आप कम कर सकते थे। अब यहाँ पे क्या है, VLDL है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया आपको कि VLDL केवल प्रिकर्सर है। ठीक है, VLDL से IDL बनेगा, IDL से LDL बनेगा। तो ये किसकी प्रेजेंस में होता है, क्या चेंजेस आते हैं, कन्वर्जन क्यों हुआ था, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल की सबसे इनर लाइनिंग में क्या है, ये ब्लैक कलर से जो मैंने शो किया हुआ है, दीज आर एंडोथेलियल सेल्स। ओके, वैस्कुलर एंडोथेलियम इसे बोलते हैं। सो वैस्कुलर एंडोथेलियम से मैं एक स्पेसिफिक टाइप का आपका क्या है, एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लिपोप्रोटीन लाइपेज, है ना, LPL। ठीक है, ये एंजाइम क्या करता है, लगातार देखो जो हमारा लीवर है, लीवर ने क्या बनाया, VLDL बनाया। तो ये VLDL में ऐसा नहीं है कि केवल कोलेस्ट्रॉल है, इसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों है, बल्कि VLDL में मैंने आपको बताया था ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होता है कोलेस्ट्रॉल से। ठीक है, अब होगा क्या, देखो फटाफट से यहाँ पे कौन सा काम करेगा एंजाइम, लिपोप्रोटीन लाइपेज काम करेगा और इसके VLDL में जो ट्राइग्लिसराइड है उसको तोड़ देगा। ट्राइग्लिसराइड टूटते हैं तो क्या मिलता है, इस तरीके से होगा। देखो जो ट्राइग्लिसराइड होंगे वो टूटेंगे, क्या मिलेगा आपको, फ्री फैटी एसिड मिलेगा प्लस ग्लिसरॉल मिलेगा। तो ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है ये प्रोसेस, ये हो रहा है लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, तो जब VLDL के अंदर प्रेजेंट ट्राइग्लिसराइड टूटेगा, ठीक है, VLDL के अंदर प्रेजेंट ट्राइग्लिसराइड टूटेगा तो फ्री फैटी एसिड किसको मिल जाएंगे, जो अंडरलाइनिंग टिश्यू है, चाहे वो एडिपोज टिश्यू हो सकता है, ये आपका स्मूथ मसल में हो रहा हो या स्केलेटल मसल में हो रहा हो, तो जो भी टिश्यूज हैं उनको फ्री फैटी एसिड मिल जाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, VLDL में जितना ट्राइग्लिसराइड था क्या वो उतना ही ट्राइग्लिसराइड बचा हुआ है, नहीं, क्योंकि लिपोप्रोटीन लाइपेज ने ट्राइग्लिसराइड को तोड़ दिया। इसीलिए अब जो आपका लिपोप्रोटीन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा कंपेयर टू ट्राइग्लिसराइड। बताया था आपको डिटेल में। अब मैंने क्या बोला, सेम यहाँ पे भी वही प्रोसेस होगी, यहाँ पे भी LPL काम करेगा, लिपोप्रोटीन लाइपेज वापस से आइडियल में भी जितना ट्राइग्लिसराइड बचा है उसे तोड़ेगा इनटू फ्री फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड मिल जाएंगे टिश्यूज को, और अब जो लिपोप्रोटीन है वो आइडियल ना कहला के क्या कहलाएगा, LDL, क्योंकि इसमें आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल बिल्कुल बहुत कम होगा। VLDL में देखो बहुत ज्यादा था, इसमें टूटा ट्राइग्लिसराइड तो आइडियल बना, आइडियल में कंपैरेटिवली कम रहेगा, जैसे इससे और टूटेगा LDL बनेगा और इसमें ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा कम होगा, यही तो बोला था। तो आप अल्टीमेटली क्या कह सकते हैं कि जो ये VLDL से IDL बन रहा है, IDL से LDL बन रहा है,
ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में बन रहा है, लिपोप्रोटीन लाइपेज। तो हमारी नेक्स्ट ड्रग जो है वो इसी एंजाइम पे काम करेगी। देखो यहीं पे मैं मेंशन कर देती हूँ। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है वो है नायसिन। ठीक है, नियासिन आप उसे बोल सकते हैं। कौन सी कैटेगरी है, आई थिंक ये हमारा, चलो फोर्थ और फिफ्थ जो भी है आप सीक्वेंस में चेक कर लीजिएगा। नियासिन, अब हम देखेंगे कि नियासिन किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, इसका क्या मैकेनिज्म है इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या करता है आपका, सीधी सी बात है, ये आपकी जो ये लिपोलाइसिस हो रही है ना, जो आपका ट्राइग्लिसराइड टूट रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज, इसे रोकता है। तो आप सीधे कह सकते हो कि नायसिन इनहिबिट्स एलपीएल, लिपोप्रोटीन लाइपेज को इनहिबिट करेगा। अब आप खुद सोचिए, अगर लिपोप्रोटीन लाइपेज इनहिबिट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको लग रहा है वीएलडीएल आईडीएल में बदलेगा या आईडीएल एलडीएल में बदलेगा, नहीं बदलेगा ना। तो अल्टीमेटली आप क्या कह सकते हो कि ये एलपीएल नहीं है, लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका ट्राइग्लिसराइड्स का ब्रेकडाउन जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि यही वो एंजाइम था जो ट्राइग्लिसराइड का ब्रेकडाउन करता था। और अगर ट्राइग्लिसराइड का ब्रेकडाउन आपका इनहिबिट हो चुका है तो अल्टीमेटली होगा क्या, जो हमारी वीएलडीएल आईडीएल और एलडीएल सिंथेसिस है वो खुद ब खुद क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। तो ये है मैकेनिज्म नायसिन का। ठीक है, जो नियासिन है वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, लिपोप्रोटीन लाइपेज जो है हमारा उसको अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके लेवल को कम कर रहा है। और अगर ये एंजाइम आप ब्लॉक कर दें तो ट्राइग्लिसराइड टूटने वाला नहीं है, ट्राइग्लिसराइड टूटेगा नहीं, तो ये बनने नहीं है, वीएलडीएल से आईडीएल नहीं बनेगा, आईडीएल से एलडीएल नहीं बनेगा, पहली बात। ठीक है, दूसरा इसका एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका इम्पॉर्टेंट आपका है जो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हमारा हमेशा ध्यान रखना कि जब हमारा क्या होता है, यहाँ से काइलोमाइक्रोन, अब मैंने बताया था आपको इंटेस्टाइन में क्या होता है, आपका लिपिड का एब्जॉर्प्शन होता है। जो फर्स्ट लिपोप्रोटीन ब्लड में आता है उसका नाम क्या था, काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन से फ्री फैटी एसिड्स निकलते हैं और क्या बनता है, काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट। काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट इन रिसेप्टर्स के थ्रू कहाँ जाता है, हमारे लीवर में अपटेक हो जाता है। और यहाँ पे फिर क्या होता है, आपका सारे अपने अपने किस पे टूट जाते हैं, आपके पार्ट्स में। जैसे कोलेस्ट्रॉल अलग हो गया, ट्राइग्लिसराइड अलग हो गया, फॉस्फोलिपिड अलग हो गया। इवन जो ट्राइग्लिसराइड है उस यहाँ पे अगर मैं लीवर सेल के अंदर बात करूं तो आपका जब काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट, मैं ऐसे लिख देती हूँ इसे, अगर ये अंदर आ गया है तो इससे जो ट्राइग्लिसराइड निकला है ना, तो ट्राइग्लिसराइड टूट जाता है इनटू फ्री फैटी एसिड। और ये फ्री फैटी एसिड का वापस से एस्टरिफिकेशन होगा, यानी कि ये वापस से ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होगा, तब जाके ये वीएलडीएल बनेगा। समझ रहे हो, जो ये फ्री फैटी एसिड है ना, हमारा जो लीवर है, समटाइम क्या होता है आपका, आप इस तरीके से भी इसे ना करना चाहे तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे ब्लड में जो फ्री फैटी एसिड है उनका अपटेक भी डायरेक्टली होता है। ठीक है, इस तरीके से ब्लड से कहाँ चले जाएंगे फ्री फैटी एसिड, हमारे लीवर में चले जाएंगे, और फिर जाके ये लीवर में दोबारा किस में कन्वर्ट होते हैं, ट्राइग्लिसराइड में। और जानते हो ना फ्री फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड में कैसे कन्वर्ट होंगे, एस्टरिफिकेशन के थ्रू। सो ट्राइग्लिसराइड अब बने और यही ट्राइग्लिसराइड क्या बना रहे हैं, वीएलडीएल बना रहे हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलके। तो होता क्या है, यहाँ पे जो फ्री फैटी एसिड का एस्टरिफिकेशन हो रहा है ना लीवर में, ठीक है, एस्टरिफिकेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड, ये जो हमारी नियासिन है, ये मेडिसिन है, ये इस एस्टरिफिकेशन को भी रोकती है। तो इसके दो मैकेनिज्म हो गए, एक तो क्या है, ये ट्राइग्लिसराइड के ब्रेकडाउन को रोक रही है एलपीएल को इनहिबिट करके। दूसरा, जो हमारे लीवर के अंदर फ्री फैटी एसिड का एस्टरिफिकेशन हो रहा है और ट्राइग्लिसराइड की फॉर्मेशन हो रही है एस्टरिफिकेशन के थ्रू, उसे भी ये क्या कर रही है, इनहिबिट कर रही है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो नियासिन है ये हमारे कोलेस्ट्रॉल पे फर्क नहीं देगी इतना ज्यादा, फर्क किस पे आने वाला है, ट्राइग्लिसराइड पे। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड लेवल पे। और आप जानते हो वीएलडीएल हो, आईडीएल हो, एलडीएल हो, इन सब के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ट्राइग्लिसराइड। अगर ट्राइग्लिसराइड नहीं होगा तो इनका लेवल खुद ब खुद कम होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नियासिन का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए किस पे होगा, आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल पे। ठीक है, चलिए इसके बाद
एक बात ध्यान रखना, ये जो लिपोप्रोटीन लाइपेज है ना, ये केवल वेस्कुलर एंडोथेलियम में नहीं होता बेटा, ये हमारे एडिपोज टिश्यूज में भी होता है। आपको पता है ना, हमारे एडिपोज टिश्यूज में क्या रहता है, फैट स्टोर रहता है ना, रहता है। और फैट फिर वहां पे क्या होता है, वहां पे लिपोप्रोटीन लाइपेज सेम यही एंजाइम है, ये इस फैट को तोड़ता है और फ्री फैटी एसिड कहाँ आते हैं, हमारे ब्लड में आते हैं। हमारी सेल्स फिर उनको यूटिलाइज करती है, उनका ऑक्सीडेशन होता है, हमें एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये तो सबको पता है कि हमारा एडिपोज टिश्यू जो है हमारा स्टोर हाउस की तरह काम करता है फैट के, ठीक है। तो ये जो आपका नायासिन है ना, ये एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट एलपीएल को भी इनहिबिट करेगा। तो होगा क्या बताओ, एडिपोज टिश्यू के अंदर जो फैट है क्या वो टूट पाएगा, नहीं टूटेगा ना, फ्री फैटी एसिड नहीं बनेंगे, फ्री फैटी एसिड नहीं बनेंगे तो आप जानते हो फाइनली क्या होगा, क्योंकि फ्री फैटी एसिड ही क्या कर रहे हैं, कहीं ना उनका एस्टरिफिकेशन, लीवर में भी देखो फ्री फैटी एसिड का एस्टरिफिकेशन हो रहा है, तभी ट्राइग्लिसराइड बन रहा है, ठीक है। जो फैट से फ्री फैटी एसिड मिलते हैं उन्हीं के थ्रू ट्राइग्लिसराइड फॉर्मेशन हो रही है। तो ओवरऑल कहीं से भी जोड़ के देखो, फाइनली ट्राइग्लिसराइड आपका क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस भी रुक रही है। एडिपोज टिश्यू के लेवल पे मैं बात करूं तो, अगर मैं ब्लड के लेवल की बात करूं तो ट्राइग्लिसराइड का ब्रेकडाउन रुक रहा है, ठीक है। तो यहां से भी हमारा क्या होता है, इनका लेवल कम होगा, वीएलडीएल आईडीएल का। तो ओवरऑल ट्राइग्लिसराइड पे इफेक्ट पड़ना है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आते हैं हम, हाँ अब बात करते हैं किसकी, नायासिन के एडवर्स इफेक्ट की। तो ध्यान में रखिएगा, नायासिन लेने के बाद मेजरली जो प्रॉब्लम आती है वो है फ्लशिंग की, क्योंकि ये वैसोडाइलेशन कर देता है। तो फ्लशिंग आपका फर्स्ट सिम्टम रहेगा, रैशेस आपको देखने को मिल सकते हैं स्किन में, ठीक है। और इसके अलावा डिस्पेप्सिया, और इसको नायासिन लेने के बाद आप हाइपरग्लाइसीमिया की सिचुएशन भी फेस कर सकते हैं, शुगर के लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये एडवर्स रिएक्शन है जो आपको दिमाग में रखनी है, जो नायासिन की वजह से हो सकती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है मेडिसिन की, वो क्या है देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारी, वो है हमारी फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव, फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स। चलिए फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स क्या है, ऑब्वियसली फिब्रिक एसिड के डेरिवेटिव हैं ये आपके। तो इसके अंदर जो मेडिसिन आती हैं आपकी, चलो पहले मैं वही बता देती हूँ कौन कौन सी है आपकी, क्लोफिब्रेट, गैम्फिब्रोजिल, ठीक है। इसके अलावा बेंचफिब्रेट, ये सारी मेडिसिन है जो इस कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। सारी फिब्रिक एसिड की डेरिवेटिव है, इसीलिए कैटेगरी का नाम ही क्या पड़ा है, फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव। ना ये मेडिसिन कैसे काम करती है इसे हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्या इसका मैकेनिज्म है। तो बेसिकली ये क्या करती है, जितने भी फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं, मैं इन्हें हटा रही हूं यहां से मेडिसिन के नेम, ठीक है। ये एक हमारा जीन होता है ना, मैं बताती हूं आपको, PPAR, ठीक है। ये हमारा क्या है, आप बोल सकते हो ये एक जीन है, इसको क्या कर देती है, इसको एक्टिवेट कर देती है PPAR को। PPAR की फुल फॉर्म क्या है, तो आप कह सकते हो कि फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव कहाँ काम करते हैं, हमारे जीन लेवल पे जाके काम करते हैं। तो PPAR क्या है फुल फॉर्म इसकी, देखो, पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटिव एक्टिवेटिंग रिसेप्टर, ठीक है। ये क्या करती हैं, जब आप फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव लेते हो तो जीन लेवल पे जाके ये हमारे PPAR जो हमारा है, ये रिसेप्टर है, इसे एक्टिवेट कर देती है। और जैसे ही ये रिसेप्टर एक्टिवेट होता है ना, एक बार अगर ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया तो ये क्या करता है, बहुत सारे जीन एक्सप्रेशन को क्या करता है आपका, कुछ को अप रेगुलेट कर देता है, कुछ को डाउन रेगुलेट कर देता है, समझ रहे हो ना, जीन लेवल पे चेंज लाएगा। तो आप सीधे सीधे क्या बोलोगे कि जो फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव है PPAR, जो हमारा पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटिव एक्टिवेटिंग रिसेप्टर है, इसे एक्टिवेट करेगी। और इसके एक्टिवेशन के बाद हमारे बहुत सारे हमारे एंजाइम्स हैं, एपोप्रोटीन्स हैं, उनका जो आपका जीन एक्सप्रेशन है वो चेंज होने वाला है। और आप जानते हो ना जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। अगर सपोज चलिए यहीं से मैं बता देती हूँ आपको, अगर PPAR की फुल फॉर्म आपको पता लग गई है तो देखो क्या होगा। जो PPAR है ना, ये जो LPL के जीन है ना,
LPL लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम बताया था ना आपको, ब्रेक डाउन कर रहा था, जो कन्वर्जन कर रहा था VLDL LDL में कन्वर्ट होता। तो PPAR जैसे ही एक्टिवेट होता है तो ये LPL के जो जीन होते हैं ना, इनको ओवर एक्सप्रेस कर देता है। अब मुझे बताना ओवर एक्सप्रेस करने का क्या मतलब है। यानी कि वो जीन हमारे डीएनए में प्रेजेंट, वो जीन जिनकी वजह से लिपोप्रोटीन लाइपेज प्रोटीन बनती है, ठीक है, उसको ओवर एक्सप्रेस कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, LPL बनेगा, ठीक है। और ज्यादा LPL बनेगा तो आप सीधे जानते हो क्या होने वाला है आपका, ज्यादा LPL रहेगा तो फटाफट से क्या होगा, हमारा जो भी ट्राइग्लिसराइड है उसका ब्रेकडाउन आपका बढ़ जाएगा, है ना। ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा होगा तो हम कह सकते हैं कि इसने क्या किया, ट्राइग्लिसराइड के ब्रेकडाउन को बढ़ा दिया। चाहे वो VLDL के अंदर ट्राइग्लिसराइड था, चाहे IDL के अंदर ट्राइग्लिसराइड था, तो अल्टीमेटली जो LPL है, LPL के जीन को ओवर एक्सप्रेस करके इसने ट्राइग्लिसराइड के ब्रेकडाउन को बढ़ा दिया। तो ये आप कब यूज कर सकते हो ये मेडिसिन को, अगर सपोज किसी का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल लग रहा है लेकिन ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा है, तो ट्राइग्लिसराइड को टारगेट करना है आपको, ट्राइग्लिसराइड के ब्रेकडाउन को बढ़ाना है, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हो, फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव। ओके, नेक्स्ट और क्या करता है ये क्या करता है, जो हमारे LDL के रिसेप्टर है ना, LDL के रिसेप्टर कहाँ थे, लीवर सेल के सरफेस में LDL के रिसेप्टर थे ना, जिनके थ्रू ब्लड से LDL को वापस ले रहा था आपका लीवर, ठीक है, और आपका कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में स्टोर कर दे रहा था। तो ये PPAR क्या करते हैं, LDL के जो रिसेप्टर्स के जो जीन हैं इनको भी क्या करता है, अपरेगुलेट कर देता है। अपरेगुलेट मतलब ओवर एक्सप्रेस करना ही है, ठीक है। अपरेगुलेट हो गया, अपरेगुलेशन। तो अब क्या होगा, देखो जो LDL के रिसेप्टर है ये अपरेगुलेट हो गए, यानी कि नंबर ऑफ रिसेप्टर सरफेस पे बढ़ गए, ज्यादा से ज्यादा LDL का अपटेक होगा, तो बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो LDL का लेवल है वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, जो हमें चाहिए। तो देख रहे हो इसके मल्टीपल इफेक्ट, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को भी कम किया, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड को तोड़ा। दूसरा इफेक्ट क्या था, LDL के लेवल को कम किया, तो यानी कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करने का काम कर रहा है ये, ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल बेसिकली। और देखो थर्ड इसका इफेक्ट क्या है, ये हमारे एपोसी हमारी एक एपोप्रोटीन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एपोप्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिसेप्टर्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए, बेसिकली रिसेप्टर रिकॉग्निशन के लिए। तो एपोसी आपकी एक एपोप्रोटीन है, इसको क्या कर देता है, ये अंडर एक्सप्रेस कर देगा, जो इसके जीन है इनको क्या करेगा, डाउन रेगुलेट लिख देती हूं मैं सीधे, ठीक है। एपोसी के जो जीन है आपके, यानी कि वो प्रोटीन, वो जीन जो हमारे डीएनए का वो सीक्वेंस जो एपोसी प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एपोप्रोटीन सी को, उसको क्या कर देगा, ये डाउन रेगुलेट कर देगा। और ध्यान रखिएगा एपोसी जो प्रोटीन होती है ये जो लिपोलाइसिस है, ठीक है, लिपिड का जो ब्रेक डाउन हो रहा है ना, इसे इनहिबिट करती है। और अगर इसको डाउन रेगुलेट कर दोगे तो क्या होगा, आपका लिपोलाइसिस एक्टिवेट हो जाएगी। क्योंकि याद रखना एपोसी की वजह से क्या हो रहा है,